दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं स्टालिनवादी सीपीएम, जो स्टालिनवादियों की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी हालिया घोषणा पर। उसने कल जो है एक बड़ी घोषणा की है। उसने कहा है कि हम इस पूरे साल को, जहां 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 1947 में भारतीय बुर्जुआजी की सत्ता संभाले, उसे ये आज़ादी बता रहे हैं। तो सीपीएम ने कहा है, स्टालिनवादी सीपीएम ने कहा है कि हम आज़ादी के ये 75 साल जो हैं इसको मनाएंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे और पूरे साल इसको लेकर के हम कार्यक्रम करेंगे। ये एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सीपीएम की राजनीति में कोई ये शिफ्ट है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी जो नंगई है, उनका जो दुरंगापन है, उनका जो दोगलापन है स्टालिनवादियों का इस देश में, वो खुलकर सामने आ गया है। खुलकर इसलिए सामने आ गया है कि जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस पूरे दौर में 1947 और 48 में जो बीटी रणदिवे का दौर शुरू हुआ था, उसमें संयुक्त सीपीआई ने, जो स्टालिनवादियों की पार्टी थी, उसने कुछ समय के लिए एक नारा दिया था, ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों की चांदी है। और इस नारे के साथ ही बीटी रणदिवे का एक तरह से पार्टी से पूरी तरह से निष्कासन हो गया था। बीटी रणदिवे की लाइन को क्रिटिसाइज़ किया था, तेलंगाना के विद्रोह को क्रिटिसाइज़ किया था सीपीआई ने। और सीपीआई फिर कभी भी भारतीय बुर्जुआजी के ख़िलाफ़ उसने कभी भी विद्रोह के लिए युवाओं को, छात्रों को, मज़दूरों को, किसानों को नहीं ललकारा। एक बहुत ही छोटा सा पीरियड था 1948 का, जिस पर हमने अलग से कार्यक्रम किया और हमने बताया कि इसके पीछे सीपीएम की क्या मजबूरी थी, क्या उसकी राजनीति थी 1948 के पीछे। तो इस छोटे से पीरियड को छोड़ करके, इस छोटे से समय को छोड़ करके, बाकी के सारे समय में इन स्टालिनवादियों ने भारतीय बुर्जुआजी की दलाली की है। और ये जो अभी इन्होंने कहा है कि हम आज़ादी को 1947 को, जिस तरह से भारत के बड़े पूंजीपति जो हैं, आप जानते हैं भारत के बड़े पूंजीपति और उनकी तमाम पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, टीएमसी और तमाम पार्टियां जो हैं, वो 1947 को आज़ादी बताती हैं। तो पूंजीपतियों के नियंत्रण वाली जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, वे सब एक स्वर से बोलते हैं और 1947 को वे स्वतंत्रता बताते हैं, इनकलाब बताते हैं। 1947 को वे ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता पलट बताते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा झूठ है। और इस झूठ में लंबे समय से स्टालिनवादी शामिल रहे हैं। पहले वे चुप रहकर इसमें शामिल हुए, पहले वे मौन रहकर, उनकी मौन सहमति रही इसमें, और अब वे खुलकर इसके पक्ष में आ गए हैं। 1947 का चरित्र चित्रण उन्होंने बिल्कुल नंगे होकर के कर दिया है। पूरी तरह से बुर्जुआ राष्ट्रवाद की तरफ उन्होंने टर्न ले लिया है, दक्षिण पंथ की तरफ उन्होंने मोड़ ले लिया है और उन्होंने समाजवादी क्रांति के उद्देश्यों से, सर्वहारा के उद्देश्यों से और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मंच से उन्होंने पूरी तरह से किनारा कर लिया है और उसके साथ गद्दारी कर दी है, उसके साथ घात कर दिया है बहुत बड़ा। ये घात उन्होंने आज नहीं किया, घात तो उन्होंने बहुत समय पहले ही कर दिया था, लेकिन अब ये पूरी तरह खुलकर हमारे सामने आ गया है। बंगाल में बुरी तरह पिटने के बाद, त्रिपुरा में बुरी तरह पिटने के बाद, अब वे सिर्फ केरल में बच गए हैं, एक राज्य में बच गए हैं। पश्चिम बंगाल में 34 साल शासन करने के बाद ये स्टालिनवादी वहाँ बुरी तरह पिटे और पिटने के बाद बजाय इससे कुछ सबक लेने के, बजाय वामपंथ की तरफ हटने के, बजाय वाम की तरफ और हटने के, उन्होंने एक दूसरा ही निष्कर्ष निकाला है और वे
इस फासिस्ट राज में, इस मोदी राज में ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण पंथ की ओर जो है मुड़ते गए हैं, उसकी तरफ हटते गए हैं। कल का ये जो सीपीएम का फैसला है कि वो 75 साल, आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करेगी, उन्हें मनाएगी, ये फ़ैसला राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और जितना महत्वपूर्ण है उतना ही प्रतिक्रियावादी है, उतना ही रिएक्शनरी है। इस सेलिब्रेशन का मतलब है कि स्टालिनवादी खुलकर भारतीय बूर्जुआजी के इस सत्तारोहण से, भारतीय पूंजीपतियों के इस सत्तारोहण से उसके साथ एकजुट हो गए हैं, उसके साथ उनका संलयन हो गया है, और वे इसे आज़ादी के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुलकर उसे आज़ादी के तौर पर वे मना रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं कि भारत के जो पूंजीपति हैं वो नेहरू के नेतृत्व में सत्ता में आ गए 1947 में, तो ये उनके लिए इनकलाब हो गया, ये उनके लिए क्रांति हो गई, और वे खुलकर इसे जो है मना रहे हैं। स्टालिनवादियों की किसी भी पार्टी या ग्रुप ने इन 2 दिनों में इसके लिए कोई आलोचना सीपीएम की नहीं की है, स्टालिनवादी सीपीएम की कोई आलोचना नहीं की है, बल्कि ये जितने स्टालिनवादी हैं ये मिलकर अंदर से इस 1947 को वास्तव में जश्न मानते हैं, ये इसे मानते हैं कि ये क्रांति का एक चरण पूरा हो गया। अकेली सीपीएम नहीं है, बल्कि एसयूसीआई जैसी घृणित पार्टियां हैं जो खुल्लम खुल्ला 1947 में बूर्जुआजी के, भारतीय बूर्जुआजी के सत्ता संभाल लेने को जनवादी क्रांति का चरम बताती हैं। वे कहती हैं कि यही चरम हासिल किया जा सकता था जनवादी क्रांति में, और वे कहती हैं कि 1947 से समाजवादी क्रांति का दौर शुरू हो गया। सीपीएम ने, सीपीआई ने कभी भी अपने विचारों को 1947 के चरित्र चित्रण पर खुलकर व्यक्त नहीं किया, लेकिन अंदर से ये पार्टियां भी निश्चित रूप से 1947 को क्रांति का एक चरण पूरा हुआ मानती हैं, क्रांति का एक मोड़ मानती हैं, इनकलाब का एक मोड़ मानती हैं भारत में, और वे ये मानती हैं कि इस दिन आज़ादी हासिल हुई थी। दोस्तों, 1947 भारत में प्रतिक्रांति का चरम था, ना इनकलाब का चरम था, उलट इनकलाब का चरम था, काउंटर रेवोल्यूशन का क्लाइमैक्स था, जिसमें क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति जीत गई थी, उसने सत्ता संभाल ली थी, और भारत में भगत सिंह, उसकी HSRA, BLPI और ऐसे तमाम जो क्रांतिकारी संगठन थे, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट संगठन और पार्टियां थे, उनकी एक तरह से इसमें पराजय हो गई थी, क्रांति की पराजय हो गई थी। और इस क्रांति को ब्रिटिश शासकों ने और भारतीय बूर्जुआजी की प्रतिनिधि पार्टियों ने, उनके नेताओं ने मिलकर खून की नदी में डुबो दिया था, एक सांप्रदायिक घात में, एक सांप्रदायिक विद्वेष की नदी में डुबो दिया था, जिसमें उन्होंने भाई के हाथ भाई का कत्ल करवा के, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कत्लेआम करा के, उनके बीच में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे करके भारतीय उपमहाद्वीप को बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से 2 हिस्सों में बांट दिया था, जो बाद में 3 हिस्सों में बंट गया। पहले उसे भारत और पाकिस्तान में बांटा, जिसमें भारत के 3 जगह पर कम से कम, पंजाब में, कश्मीर में और बंगाल में उसके टुकड़े कर दिए गए, उसकी आत्मा को चीर दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप को टुकड़ों में तोड़ने की, बांटने की जो ब्रिटिश साजिश थी, इसके अंदर भारत के पूंजीपति शामिल थे, और इस साजिश में शामिल होकर ही उन्होंने 1947 में ब्रिटिश प्लान के हिसाब से, ब्रिटिश योजना के हिसाब से सत्ता हथियाई थी। ये जो सत्ता हथियाना था, ये जो सत्तारोहण था भारतीय बूर्जुआजी का, ये हमारे उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ एक बहुत बड़ा घात था, जिसे भारतीय बूर्जुआजी ने आज़ादी कहकर, इनकलाब कहकर, क्रांति कहकर प्रचारित किया था। बूर्जुआजी के नेता, जिनमें गांधी, अंबेडकर, नेहरू, जिन्ना और हिंदू महासभा के नेता थे, आरएसएस के नेता थे, ये सब लोग जो है एकजुट हो गए थे क्रांति को पराजित करने के लिए।
आप जानते हैं कि चंद्रशेखर को गोली मार दी गई थी, उसके साथियों को फांसी दे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को ख़त्म कर दिया गया था, भगत सिंह और उसके साथियों को, राजगुरु सुखदेव सबको फांसी पर टांग दिया गया था। तो 1947 से पहले अगर हम देखें तो पूरा 1.5 दशक क्रांति का ये दमन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश शासक ही नहीं बल्कि भारतीय बुर्जुआजी के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पूरी तरह से ब्रिटिश शासकों के साथ सहयोग कर रहे थे, इसमें उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। और उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप पर इनकलाब ना हो जाए, भारतीय उपमहाद्वीप पर समाजवादी इनकलाब ना हो जाए, यहाँ समाजवादी संघ का निर्माण ना हो जाए। इसे रोकने के लिए इस पर अंकुश लगाने के लिए इनकलाब पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारतीय क्रांतिकारियों का, भारतीय क्रांति का दमन किया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर क्रांति को कुचल दिया गया और ये कुचलने की जो प्रक्रिया है लगातार कम से कम 1.5 दशक तो पूरे मनोयोग के साथ ब्रिटिश शासकों ने चलाई। और भारतीय शासक किस तरह से उसके साथ मिले हुए थे, ये इसी बात से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और ये पूरी तरह इस बात से साबित होता है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन में महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की शर्त बनाने से इनकार कर दिया था। वे इस बात के बावजूद कि ब्रिटिश शासक जो है वो भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी देने की योजना बना रहे थे, उन्हें फांसी देने वाले थे, इसके बावजूद गांधी और अंबेडकर उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अगर वे इसका बायकॉट करते तो ब्रिटिश शासकों को मजबूर होकर भगत सिंह की फांसी को रोकना पड़ता उस समय। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां थीं भारतीय बुर्जुआजी की, जिसमें आरएसएस और हिंदू महासभा से लेकर कांग्रेस तक के लोग शामिल थे, ये सभी पार्टियां पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत की उस समय दलाली कर रही थीं और वे क्रांति के दमन पर जो है पूरी तरह से मिलकर आमादा थे। 1947 में ये जो दमन था क्रांति का और प्रतिक्रांति की विजय थी, इसका चरम, इसका उत्कर्ष, इसका शिखर हासिल हुआ और प्रतिक्रांति सत्ता में आ गई। प्रतिक्रांति सत्ता में आ गई का मतलब है कि भारतीय बुर्जुआजी सत्ता में आ गई, भारत के जो बड़े पूंजीपति थे वो सत्ता में आ गए। भगत सिंह ने कहा था कि काले अंग्रेज़ों के चले जाने और उनकी जगह लॉर्ड इरविन के चले जाने और उनकी जगह पुरुषोत्तम दास ठाकुर के आ जाने से इस देश की मेहनत का जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भगत सिंह ने तेज बहादुर सप्रू का भी नाम लिया था कि लॉर्ड इरविन और लॉर्ड रीडिंग के चले जाने और पुरुषोत्तम दास ठाकुर और तेज बहादुर सप्रू के सत्ता में आ जाने से इस देश की मेहनत का जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भगत सिंह की ये भविष्यवाणी, भगत सिंह के शब्द पूरी तरह सही साबित हुए। हमने देखा किस तरह से 1947 के बाद मेहनत का जनता का जो दलन और शोषण है, उसका उत्पीड़न, उसकी लूट उसी तरह से, पहले की तरह से ये सब जारी रहा, ये सब कायम रहा और गोरे अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता निकलकर काले अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाने से भारत की मेहनत का जनता को, भारत की आम जनता को, भारत के आम आदमी को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस सब के होते हुए, इस सब के प्रति यहाँ समाजवादियों की, क्रांतिकारियों की एक बहुत गहरी समझ होते हुए, ये समझ होते हुए कि 47 में जनता के साथ कोई आज़ादी नहीं मिली बल्कि मेहनत का जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। इस देश के पूंजीपति वर्ग ने उसकी पीठ में छुरी भोंकते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ समझौता कर लिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। बॉर्डर के दोनों तरफ, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का सहयोग किया। इतने बड़े पैमाने पर दंगे किए, सांप्रदायिक दंगे किए, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ से ज़्यादा बेघर हुए, लूट हुई, बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, लोगों के घर जलाए गए, अंग भंग कर दिए गए लोगों के। और इस सब के बीच में पूंजीपति वर्ग सीमा के दोनों तरफ सत्ता में आ गया। बिना ये सांप्रदायिक दंगे कराए, बिना खून की नदी में क्रांति को डुबोए,
पूंजीपति वर्ग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता था, ना भारत में, ना हिंदुस्तान में और ना पाकिस्तान में, और ना ही भारतीय उपमहाद्वीप के ये टुकड़े हो सकते थे। निश्चित रूप से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर और उसके साथ ही पूरे दक्षिण एशिया में और दक्षिण एशिया के साथ एशिया में फैलती हुई समाजवादी क्रांति की लहर उठनी थी, लेकिन इस लहर का दमन कर दिया गया। पूरी बेशर्मी और क्रूरता के साथ भारत के पूंजीपतियों की जो पार्टियां थीं, आरएसएस, हिंदू महासभा, कांग्रेस, सब इस दमन में शामिल रहीं और 1947 में इस घात के दम पर, इस दमन के दम पर उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। और पिछले 75 सालों से वे लगातार, 7.5 दशकों से वे लगातार इस सत्ता परिवर्तन को, भीख में मिली इस सत्ता को, इस इवेंट को आज़ादी कहकर प्रचारित करते रहे हैं। और इसका श्रेय गांधी जैसे, नेहरू जैसे, जिन्ना जैसे, अंबेडकर जैसे जो ब्रिटिश दलाल हैं उन्हें देते रहे हैं। दोस्तों, स्टालिनवादी आज उन्होंने गद्दारी नहीं की है क्रांति के साथ, उनकी भी गद्दारी का ये सिलसिला बहुत पुराना है और इस गद्दारी के चलते, इस घात के चलते स्टालिनवादी सीपीआई 1942 में सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग कर रही थी और दूसरे विश्व युद्ध में उसकी गोद में जा बैठी थी। दूसरे विश्व युद्ध में आप जानते हैं किस तरह से डांगे जैसे नेताओं के नेतृत्व में सीपीआई जो है वो ब्रिटिश सरकार के लिए खुफियागिरी कर रही थी, उसकी दलाली कर रही थी, उसके लिए भर्तियां करा रही थी। और 1942 से लेकर 1948 तक सीपीआई जो है वो ब्रिटिश और भारतीय बूर्जुआजी के बीच में जो गठजोड़ बना था उसे सपोर्ट करती आ रही थी, उसमें हिस्सा ले रही थी। 1942 से लेकर 1948 तक, उससे पहले लुका छिपी करते और उसके बाद खुलेआम स्टालिनवादी सीपीआई उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के खिलाफ थी, उसकी पीठ में छुरी मार रही थी और भारतीय बूर्जुआजी और ब्रिटिश बूर्जुआजी के गठजोड़ के साथ वो सहयोग कर रही थी। 1947 को उसने आज़ादी कहकर प्रचारित किया। 1947 को उसने प्रगतिशीलता की तरफ एक कदम बताया और उसके बाद भी 1948 का अगर एक छोटा सा समय काल इससे निकाल दें, जिसे खुद स्टालिनवादियों ने अपने इतिहास से अलग कर दिया है, बीटी रणदिवे के नेतृत्व में जो तेलंगाना के अंदर लाइन ली, उसे अगर निकाल दें तो पूरा इतिहास उसका काला इतिहास है। और ये जो तेलंगाना की लाइन थी, इस पर हमने कई बार बात की है कि ये भी नेहरू सरकार पर दबाव बनाने के लिए और उसे स्टालिन के आगोश में धकेलने के लिए ये एक मैन्यूवर था, जिसमें बड़े पैमाने पर बिना किसी तैयारी के युवाओं को, मजदूरों को, किसानों को बलि चढ़ा दिया गया था। लगभग 50,000 से ज़्यादा इसमें मजदूर और किसान मारे गए थे और इस पूरे बलिदान के लिए, इस नुकसान के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो सीपीआई के नेता जिम्मेदार थे। इसे छोड़कर, इस ब्रीफ पीरियड को छोड़कर, इस छोटे से समय काल को छोड़कर बाकी पूरे समय में स्टालिनवादी पार्टियां भारत में बूर्जुआजी की सत्ता के साथ बंधी रही। उससे पहले वे ब्रिटिश सरकार की दलाली कर रही थी, उसके बाद वे भारतीय बूर्जुआजी के साथ बंधी रही और उन्होंने पूरे लाल झंडा उठाकर, कम्युनिस्ट नाम रखकर अपना पूरा जो समाजवादी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, उसे कलुषित किया। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रतिनिधि यहाँ ट्रॉट्स्कीवादियों की महान पार्टी बीएलपीआई थी, जिसने शुरू से अंत तक उसने 1942 में सीपीआई की गद्दारी का विरोध किया। उसने पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सत्ता का तख्ता हथियारों के साथ पलटने की कोशिश की, सशस्त्र क्रांति की कोशिश की और 1947 को उसने स्वतंत्रता मानने से या किसी भी तरह का प्रगतिशील कदम मानने से इनकार कर दिया। बीएलपीआई ने साफ कहा, ट्रॉट्स्कीवादियों ने साफ कहा कि 1947 किसी तरह का इनकलाब नहीं है, किसी तरह की क्रांति नहीं है, बल्कि ये प्रतिक्रांति का चरम है, प्रतिक्रांति का शिखर है
और उन्होंने कहा कि जो दास्ता है भारतीय उपमहाद्वीप की वो न सिर्फ जारी है बल्कि उसमें एक नया मोड़ आया है, प्रतिक्रांति अपने शिखर पर पहुंची है, वो जीत गई है और उसने क्रांति का पूरी तरह से दमन कर दिया है 1947 में। तो भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है वो वास्तव में उसकी जो शानदार विरासत है, उसकी चमकती विरासत है, वो ट्रॉट्स्कीवादियों की विरासत है, वो बीएलपीआई की विरासत है। गद्दार सीपीआई और उसके जो गद्दार नेता हैं और उससे निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो एसयूसीआई हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो माओवादी हो, माओवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां 1947 को वास्तव में प्रगति की ओर, जनता की मुक्ति की ओर आगे बढ़ा हुआ कदम मानती हैं और उसका मौन रहकर ये स्वागत करती रही हैं 1947 का। अब ये नंगी होकर खुलकर आ गई हैं सामने, और ये जो इनकी नंगई है ये वास्तव में नरेंद्र मोदी और उसके चेलों का, उसके भक्तों का जो राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद है, जो झूठा राष्ट्रवाद है, पूरी तरह से झूठे राष्ट्रवाद से हमारा मतलब है कि ये राष्ट्रवाद वास्तव में जो राष्ट्रीयताएं हैं उनके दमन पर पनपा हुआ राष्ट्रवाद है। ये तमाम तरह की जो राष्ट्रीयताएं हैं, नगा राष्ट्रीयता है, मिज़ो राष्ट्रीयता है, कश्मीरी राष्ट्रीयता है और तमाम तरह की जो राष्ट्रीयताएं हैं, तेलुगु राष्ट्रीयता है, तमिल राष्ट्रीयता है, इन तमाम राष्ट्रीयताओं के ऊपर फौजी दमन के जरिए ये भारतीय राष्ट्रीयता जो है ये अस्तित्व में आई है और आज भी अपना जो अस्तित्व है ये इन पर फौजी दमन के जरिए कायम रखे हुए है। इनके दमन के जरिए भारतीय राष्ट्रीयता, झूठी राष्ट्रीयता, जो वास्तव में भारतीय राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना हो सकती है, तो ये जो झूठी राष्ट्रीयता है ये अस्तित्व में आई है, भारतीय राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया है और ये जो स्टालिनवादी हैं ये इसकी डोंडी पीट रहे हैं। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है जो हर तरह से वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप पर मौजूद राष्ट्रीयताओं का दमन करता है और बॉर्डर के दोनों तरफ दमन करता है। पाकिस्तानी राष्ट्रवाद भी ऐसा ही राष्ट्रवाद है जो जिसका गहरा इस्लामिक रंग है पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का, उसी तरह से भारत में इसका एक गहरा हिंदू भगवा रंग है। दोनों का सांप्रदायिक रंग है, दोनों का धार्मिक रंग है। दोनों प्रतिक्रियावादी राज्य हैं जो अपने आप को राष्ट्र घोषित किया है, जिन्होंने वास्तव में कोई राष्ट्र नहीं है, कोई राष्ट्रीयता नहीं है। इनके अंदर दर्जनों राष्ट्रीयताएँ, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएँ हैं, उनका ये संघ है। दर्जनों उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का संघ है दोनों तरफ। ये राज्य बूर्जुआजी के राज्य हैं, क्लाइंट राज्य हैं ये साम्राज्यवाद के। और ये इन राज्यों की उत्पत्ति को, इन राज्यों के पैदा होने को स्टालिनवादी जो हैं वो स्वतंत्रता के तौर पर मना रहे हैं। अब इस पूरे साल स्टालिनवादी सीपीएम इस 1947 में भारतीय और पाकिस्तानी बूर्जुआजी के सत्तारोहण की दुंदुभी बजाएंगे, उसका डंका बजाएंगे, उसकी मुनादी करेंगे और उसके बदले में भारतीय बूर्जुआजी से पूंजीवाद के टुकड़खोर अपना हिस्सा हासिल करेंगे। दोस्तों, 1947 को समझना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी समझ 1947 के प्रति जो हमारी समझ है वो वास्तव में भारत में क्रांति के प्रति हमारी समझ है और क्रांतिकारी संघर्ष का मैं कहूँगा कि ये केंद्रक है। 1947 के प्रति जो हमारी समझ है ये क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्रक है, क्रांतिकारी संघर्ष का केंद्रक है। इसे समझे बिना क्रांतिकारी संघर्ष नहीं चलाया जा सकता। तो जहाँ एक तरफ स्टालिनवादी पूरी तरह नंगे होकर अब इस बात के पक्ष में आ गए हैं कि 1947 में बूर्जुआजी का ये जो सत्तारोहण है नेहरू और जिन्ना की लीडरशिप में बॉर्डर के दोनों तरफ, उनका कहना है कि ये आज़ादी है। हम इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हम 1947 के इस सांप्रदायिक धार्मिक विभाजन को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हम 1971 में बांग्लादेश के निर्माण को भी खारिज करते हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप के ये जो टुकड़े किए गए हैं
साम्राज्यवादियों की नीति के चलते, औपनिवेशिक नीति के चलते हम इस पूरे विभाजन को खारिज करते हैं और मजदूर किसानों से, युवा छात्रों से हम ये मांग करते हैं कि वो इस विभाजन को उलटने के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप को दोबारा से उसे पुनर्गठित करने के लिए, उसे पुनर्संगठित करने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाएं। वे इन गद्दार स्टालिनवादियों पर लानत भेजें जो 47 के सत्ता परिवर्तन को भारतीय और पाकिस्तानी हुक्मरानों को, बुर्जुआ शासकों को भीख में मिली, साम्राज्यवादियों से, औपनिवेशिक शासकों से, ब्रिटिश शासकों से भीख में मिले इस आज़ादी को आज़ादी कहते हैं। ये भीख में मिली आज़ादी है जो मुट्ठी भर लोगों के लिए आज़ादी है, भारत के और पाकिस्तान के इलीट के लिए आज़ादी है। ये मेहनत का जनता के लिए आज़ादी नहीं है, उन्हें भीख मिली है ये। और उन्हें किस चीज़ के बदले भीख मिली है? उन्हें इस चीज़ के बदले भीख मिली है कि उन्होंने क्रांति के दमन में ब्रिटिश शासकों की दलाली की, उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया। लेकिन आज अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाली पार्टियां, उनके नेता वो खुल्लम खुल्ला बेशर्मी के साथ नंगे होकर अब बुर्जुआजी के सुर में सुर मिला रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की बुर्जुआजी के सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ादी है। ये जो चरम उत्कर्ष है काउंटर रिवॉल्यूशन का, प्रतिक्रांति का, इसे वे आज़ादी बता रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के खिलाफ, इस झूठ के खिलाफ, इस प्रपंच के खिलाफ हमें संघर्ष करना है। हमें कमर तोड़नी है इन नेताओं की, इन झूठे कम्युनिस्ट नेताओं की, स्टालिनवादियों की, जो संकट के दौर में इस समय बुर्जुआजी की तरफ मुड़ रहे हैं, दक्षिण पंथ की तरफ मुड़ रहे हैं। सीताराम येचुरी ने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का विचार खतरे में है, इसलिए हम जो है इस साल, पूरे साल ये इसको जो है हम मना रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। ये कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है? किसका आइडिया ऑफ इंडिया है? ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है, ये भारत का विचार जो है, ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा सांप्रदायिक विचार है, जिसमें भारत के, भारतीय उपमहाद्वीप के सांप्रदायिक टुकड़े हुए, सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर उसके टुकड़े हुए। तो ये जो भारत का विचार है, ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े करने का विचार है और आगे 3 टुकड़े करने का विचार है, ये जो पूरे दक्षिण एशिया को बांट देने का विचार है, उसे खंडित कर देने का विचार है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये वास्तव में साम्राज्यवाद का विचार है, ये उपनिवेशवादी ताकतों का विचार है, ये ब्रिटिश प्लान है। ये भारत की जो उत्पत्ति है, ये ब्रिटिश प्लान है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के गर्भ से हुई है, उसके पेट से हुई है, उसके दिमाग से हुई है। तो ये उसका मानस पुत्र है, ये भगत सिंह का मानस पुत्र नहीं है, ये मजदूर वर्ग के सपनों का राज्य नहीं है, ये बुर्जुआजी का राज्य है, जिसमें पूंजीपतियों ने सत्ता संभाली है। तो सीताराम येचुरी, डी राजा, प्रकाश करात जैसे जो नेता हैं, वो इन्हीं पूंजीपतियों के दलाल हैं, इनकी चिरौरी कर रहे हैं और उन्होंने मेहनत कश जनता को धोखा देने के लिए, क्रांतिकारी पार्टी के उदय को रोकने के लिए, मजदूरों, किसानों को, छात्रों, युवाओं को, उनको ठगने के लिए उन्होंने ये लाल बैनर उठा रखा है, अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख रखा है। वे कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। उन्हें अपने बैनर पर लिख लेना चाहिए, उस पर हंसिया थोड़े की जगह गांधी की बकरी को बिठा देना चाहिए और उन्हें अपने बैनर पर लिख लेना चाहिए कि वे तिरंगे के दलाल हैं, कि वे भारत को स्वीकार कर रहे हैं, इस पार्टीशन को स्वीकार कर रहे हैं। 1947 को स्वीकार करने का मतलब, उसे आज़ादी बताने का मतलब है कि हम पार्टीशन को स्वीकार कर रहे हैं। हम उस बड़ी ट्रेजेडी को स्वीकार कर रहे हैं, जो आज तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं।
1947 के सांप्रदायिक दंगों को स्वीकार कर रहे हैं। हम उस धर्म के नाम पर हुई उस कत्लो गारत को स्वीकार कर रहे हैं जिसमें भाई के हाथों भाई को मरवाया गया और भारत की आत्मा को चीर दिया गया, उसको 3 जगह चीर दिया गया और बाद में फिर और चीर दिया गया 1971 में। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे पूरी तरह से अस्वीकार करें। इसके प्रति हमारी जो अस्वीकृति है वो वास्तव में प्रतिक्रांति के प्रति अस्वीकृति है। इन्हें पूरी तरह से खारिज करें। स्टालिनवादियों की इस कुत्सित नीति को, जिसमें वे बुर्जुआजी के साथ सहयोग करते रहे, आज भी सहयोग कर रहे हैं और संकट के इस समय में उसके साथ आकर खड़े हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है, तो इसको पूरी तरह से खारिज करें और उन्हें बताएं कि आइडिया ऑफ इंडिया यह आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया वो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसको भगत सिंह ने HSRA के प्रोग्राम में रखा था। आइडिया ऑफ इंडिया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आइडिया है। वो एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का आइडिया है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का विचार है। वो बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों का विचार नहीं है। वो भारतीय उपमहाद्वीप को इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों में खंडित करने का कुत्सित विचार नहीं है। ये घृणित विचार नहीं है। तो इस विचार को पहले वैचारिक तौर पर खारिज करें और फिर क्रांति के जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को फिर से एकजुट करने के लिए, उसका पुनर्एकीकरण करने के लिए संगठित हों। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के चारों तरफ संगठित हों और इन गद्दारों की तरफ पीठ फेरें। इनके हाथ से ये लाल बैनर, हंसी हथौड़ा और ये लाल झंडा, ये सब छीन लें। दोस्तों, ये अक्टूबर क्रांति का प्रतीक है। ये अक्टूबर क्रांति में हमारी डैशिंग विक्ट्री का, हमारी शानदार जीत का प्रतीक है। इन दलालों के हाथ में ये बैनर और ये लाल झंडे अच्छे नहीं लगते। इनसे ये बूर्जुआजी के जूते साफ कर रहे हैं। इनका रुमाल बनाकर बूर्जुआजी के जूते झाड़ रहे हैं, उसकी खड़ाऊं झाड़ रहे हैं। इन्हें बूर्जुआजी की पालकी, पूंजीपतियों की पालकी ढोने दो। आप क्रांति के लिए आए हैं, आप क्रांति के लिए जन संगठनों में शामिल हुए हैं, छात्र और युवा संगठनों में शामिल हुए हैं। इनके हाथ में लाल झंडा और लाल बैनर देखकर, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम देखकर आपको धोखा हुआ है, आप ठगे गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप इनकलाब की तरफ मोड़ लो। आप इनके झंडे बैनरों को फाड़ फेंको, इनको इनके हाथ से छीन लो। इन गद्दारों की सिर्फ एक ही सज़ा है कि इनकी तरफ आप पीठ फेर लो। इनको इनके दफ्तरों में, इनके एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठने दो। आप क्रांति के इन प्रतीकों को इनके हाथ से छीन लो। तो दोस्तों, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, जहां सीताराम येचुरी और प्रकाश करात, डी राजा जैसे जो नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं कि वो बूर्जुआजी की इस विक्ट्री को, उसकी विजय को, जो 1947 में उसने गद्दारी करके हासिल की, जो उसने ब्रिटिश शासकों से भीख में हासिल की, उसे मनाएं। वहीं हम आपका आह्वान कर रहे हैं कि आप इस गद्दारी को पूरी तरह से एक्सपोज करें। इस आइडिया ऑफ इंडिया को, जिसकी येचुरी बात कर रहा है, प्रकाश करात बात कर रहा है, इसे पूरी तरह से खारिज करें। आप पूरी तरह से खारिज करें 1947 के इस ढकोसले को, जिसे ये झूठे नेता, झूठे वाम नेता आज़ादी कहकर प्रचारित कर रहे हैं, और क्रांति की तरफ आप मोड़ लें। तो हमें पूरी आशा है साथियों, आप इन दगाबाज नेताओं को पूरी तरह से अस्वीकार करेंगे, इनके इस आइडिया ऑफ इंडिया को अस्वीकार करेंगे, 1947 को आप जो है खारिज करेंगे और इनकलाब की तरफ जो है आप टर्न लेंगे, इनकलाब की तरफ आप मोड़ लेंगे, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में लाखों लाख छात्र और युवा, मजदूर और किसान क्रांति के मोर्चे पर डटेंगे। भारत और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बूर्जुआजी की सत्ता को खदेड़कर यहाँ समाजवादी राज्य स्थापित करेंगे और इस भारतीय उपमहाद्वीप को दोबारा से एकीकृत करते हुए पूरे दक्षिण एशिया में और दक्षिण एशिया के जरिए एशिया भर में समाजवादी संघ की स्थापना करेंगे। तो साथियों, आपका साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सलाम।